हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव। जैसे रुको मत जाओ। यहाँ पे वाक्य को दो तरीके से हमने लिखा है। पहला रुको मत जाओ, दूसरा रुको मत जाओ। बस यहाँ पे फ़र्क है कॉमा का। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं, एक ही बार में बोल देते हैं रुको मत जाओ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे यहाँ रुको फिर कॉमा लगा है, फिर मत जाओ, तो समझ में आ रहा है कि रुको फिर उसके बाद मत जाओ। और यहाँ पे ऊपर वाले में रुको मत जाओ, मतलब कि रुको मत जाओ। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बतलाई है और पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा के लिए बताई गई है। चिन्ह के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम चिन्ह, दूसरा भाव चिन्ह। विराम चिन्ह चार प्रकार के हैं। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। यहाँ पे इन सभी के सिंबल भी दिए गए हैं। जैसे पूर्ण विराम का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, अपूर्ण विराम का ये सिंबल है, अर्धविराम का सिंबल ये है और अल्प विराम का सिंबल ये है। भाव चिन्ह, जो बाकी और सारे विराम चिन्ह हैं वो सब भाव चिन्ह कहलाएंगे। तो हम लोग पहला चिन्ह पढ़ेंगे पूर्ण विराम। जहाँ बात पूरी हो जाए वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे एक वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। वह अच्छा लड़का है, ये भी वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पर भी एक पूर्ण विराम लग गया है। और दूसरा जो है वो है अपूर्ण विराम। ऐसे उप विराम भी कहते हैं या फिर न्यून विराम भी कहते हैं। जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, जैसे मेरे पास राम के भाई की खबर है, तेरे भाई की नौकरी लग गई, तो यहाँ पे है मेरे पास राम के भाई की खबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, तेरे भाई की नौकरी लग गई है। जैसे कि वहाँ पे वो आदमी जाता है, वहाँ पे खड़ा रहता है, तो उस ग्रुप पे कहता है कि मेरे पास राम के भाई की खबर है। तो ये तो पहली बात हो गई कि बात जारी है, अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो रही है ना कि क्या खबर है। तो खबर ये है कि तेरे भाई की नौकरी लग गई है, तो वो उसी ग्रुप में से एक लड़के को हाथ दिखा के कहेगा तेरे भाई की नौकरी लग गई है। दूसरा तुलसीदास एक अध्ययन। जैसे तुलसीदास है तो उन्होंने एक अध्ययन किया, किताबें लिखी। दूसरा जातिवाद सही या गलत, विज्ञान वरदान या अभिशाप, उदाहरण रमेश गाता है। तो ये सब जो था ये अपूर्ण विराम का ये एग्जाम्पल था। अब आगे हम लोग बात करेंगे अर्धविराम की, जो कि तीसरा टाइप है। जब बात अधूरी हो तो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं और इसमें हमें वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये मिश्रित संयुक्त वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग होता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम का प्रयोग होता है। ये अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा, मतलब कि बारिश होती रही ये तो एक बात है लेकिन अधूरी बात है। फिर भी मैच चलता रहा, ये बात अब इसको मिलाकर पूरी बात हो गई। और दूसरा सलमान की पिटाई होती रही फिर भी वह ऐश्वर्या को पुकारता रहा, वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सब जो है अर्धविराम लगा है। यहाँ जो पहला वाक्य ये अगर दूसरा वाक्य ना लिखा जाए तो ये अपूर्ण वाक्य है। उसकी बातें ठीक थी अब किंतु मज़ा नहीं आया। अब कौन सी बातें थी, तो अब यहाँ पे जब ये आ गया कि मज़ा नहीं आया, मतलब कि कोई बोरिंग बात थी। अब चौथा टाइप है अल्प विराम। ये है चौथा टाइप। दो संज्ञा शब्दों के बीच में, दो विशेषण के बीच में, दो क्रिया, ये यहाँ पे किया है तो यहाँ पे क्रिया रहेगा, क्रिया के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए इन तीनों को यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल इन तीनों को दिया गया है। जब ये तीनों वाक्य में होंगे, राम, मोहन और कविता खेल रहे थे, वह बहुत सुंदर, सुशील, मेहनती है,
तो इसमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया इन सब का बोध हो रहा है ना, तो इन सब में अल्पविराम यहाँ पे लगा है। वे साथ पढ़ने, खेलने और नहाने जाते। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब पे ये दूसरे वाक्य में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे सुंदर के बाद, सुशील के बाद यहाँ सब कॉमा लगेगा, अल्पविराम लगेगा। और फिर उसके बाद है जब वाक्य के शुरू में निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं इन सब शब्दों का उपयोग होगा तो वहाँ पर भी अल्पविराम लगेगा। जैसे वस्तुतः, अच्छा व्यक्ति का नाम, इन सब में भी कॉमा लगता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। निसंदेह, फिर यहाँ पे कॉमा लगा, अल्पविराम। भारत महान है, हाँ, फिर हम यहाँ पे एक लगाएंगे अल्पविराम। मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। अगर हम ऐसे कह दें, हाँ मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर हाँ बात को जोर दे कहा जा रहा है ना, और यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। ये एग्जाम्पल है। श्याम जरा इधर आना, ये तो एक लाइन हो गई। फिर अगर हम अल्पविराम का प्रयोग करें, श्याम जरा इधर आना। छंद के चरण की समाप्ति पर भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। संवत से पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना 10 मई, फिर यहाँ पे अल्पविराम लगाया गया है। 1857 चैत्र सप्तमी, फिर अल्पविराम, संवत 2005, ये अल्पविराम का था। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो देख करके ही मालूम चलता है कि प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो सब देख के मालूम चल जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। जैसे तुमने क्या पहना है, आप बाजार कब जाओगे, तुम कब आओगे, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह के एग्जाम्पल हैं। और छठा जो है वो है विस्मय सूचक। जैसे ओह बहुत बुरा हुआ, यहाँ पे ओह के बाद विस्मय सूचक का सिंबल लगा हुआ है, मतलब कि उसे दुख हुआ। वाह बहुत सुंदर, शाबाश। अब यहाँ पे आप विजयी हो, आप यशस्वी हो, आपका विनाश हो, इन सब में विस्मय सूचक वाक्य का प्रयोग होता है। हम लोग 7वें पे चलते हैं। तो जो 7वां है वो है संबोधन चिन्ह। जैसे किसी को हम लोग संबोधित करके बुलाते हैं तो वहाँ पे जो चिन्ह लगेगा उसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। जैसे ए इधर आ, ओ इधर आ, महोदया फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे ए, ओ, महोदय, इन सब के बाद जो सिंबल लगे वो है संबोधन चिन्ह का सिंबल है। 8वां है लाघव चिन्ह। इसका जो सिंबल होता है वो 0 के आकार का होता है। यहाँ पे साफ साफ दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसे ही होता है इसका सिंबल। ये लाघव चिन्ह है। संक्षिप्त लिखने में, जैसे कि हम लोग कोई बड़े वाक्य को लिख देते हैं, फिर उसको जो छोटे रूप में लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वही होता है लाघव चिन्ह। जैसे इंजीनियर नवीन शर्मा, तो इंजीनियर के बाद ये जो 0 टाइप का गोला है ये है लाघव चिन्ह। इंजीनियर पूरा लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है, तो इसलिए हम लोग इसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे IIT, डॉक्टर अमित कुमार, PhD, कुमार मुकेश सिंह, MBBS, इन सब के बाद लाघव चिन्ह। M के बाद लाघव चिन्ह, B के बाद लाघव चिन्ह, B के बाद लाघव चिन्ह, S के बाद भी लाघव चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे लाघव चिन्ह रहेगा। यहाँ IIT के बाद भी लाघव चिन्ह रहेगा। तो ये तो लाघव चिन्ह के थे। योजक चिन्ह, ये नवा टाइप है। योजक चिन्ह संबंध चिन्ह। जैसे द्वंद्व समास के शब्दों में समान शब्द आने पर, विलोम शब्द आने पर, ये सब जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे योजक चिन्ह होता है। जैसे पाप पुण्य, इन सब के बीच में, पाप के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये है पाप पुण्य। माता पिता, माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा। पति पत्नी, फल फूल, दाल रोटी, ऊंच नीच, धीरे धीरे, पास पास। पढ़ी लिखी झील सी आंखें, अगर संयुक्त क्रिया साथ आए तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगता है। बड़ा सा, सागर सा गहरा, यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ, ये उपमा अलंकार में है। 10वां टाइप है समता मूलक। उदाहरण है जल, मतलब इसे तुल्यता बोधक भी कहते हैं। जल को हम लोग, जल का पर्यायवाची नीर होता है, तो ये इसके समान वो शब्द है, तो इसके बाद बराबर का निशान लग गया है। फिर जलज, फिर समता मूलक का चिन्ह, बराबर का कमल।
अवनी, अवनी को पृथ्वी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समतामूलक तुल्यता बोधक का सिंबल लगा हुआ है। 11वां टाइप है त्रुटि बोधक हंस पद। जैसे हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, अगर कुछ छूट जाता है तो हम लोग ऐसे करके फिर या तो वाक्य को ऊपर लिखते हैं या तो नीचे लिखते हैं। तो यही जो ये सिंबल है इसे हंस पद कहते हैं। जैसे वाक्य में त्रुटि दर्शाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग होता है। मोहन की छूट गई। अब यहाँ पे बस रहना चाहिए था लेकिन बस लिखना भूल चुके हैं, तो यहाँ पे त्रुटि बोधक हंस या फिर हंस पद का प्रयोग होगा। जैसे मोहन की बस छूट गई। श्याम आज काटेगा, क्या काटेगा। तो यहाँ पे एक त्रुटि हुई है, तो त्रुटि को सही करने के लिए यहाँ पे हम लोग त्रुटि बोधक शब्द का वो सिंबल का प्रयोग करते हैं। फिर नीचे लिखेंगे लकड़ी। जो 12वां टाइप है वो है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उस पेज के आप लोग नीचे देखिएगा तो वहाँ पे ये सिंबल होता है। तारक चिन्ह का सिंबल आप सबको मिल जाएगा। 13वां है लोप सूचक। ये अपूर्णता सूचक का भी सिंबल होता है। जैसे 1 2 3 4, फिर इसके बाद हम लोग डैश 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 करते 100 तक। तो यहाँ पे इसके बीच में जो शब्द हैं वो लोप सूचक हो गए हैं। तो उन लोग उसको दर्शाने के लिए कि हाँ ये शब्द इसके बीच में है, इसलिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 2 3 5 7 11 13, इसके बीच में लोप चिन्ह का प्रयोग किया और 131 तक किए हैं। 14वां है कोष्टक। कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, जैसे अध्ययन लिखे तो ये थोड़ा कठिन है, तो इसको हम लोग शॉर्ट करें, जैसे बोली भाषा में पढ़ाई लिखते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट, तो ये कठिन शब्द है, तो इसका जो अर्थ स्पष्ट करेंगे तो पराबैंगनी। और दशानन, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में रावण लेते हैं। ये तो था कोष्टक के उदाहरण। ये अब हम लोग 15वां करेंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण इकहारा और उद्धरण दोहरा उद्धरण होता है। इकहारा उद्धरण या फिर अवतरण किसी शब्द के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने एक पुस्तक लिखी थी गोदान, तो जो गोदान है उस पर इकहारा, तो इस पर हम लोग गोदान पे इकहारा उद्धरण का प्रयोग करेंगे। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने कहा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, यहाँ पे दोहरा का प्रयोग होगा। ये एक नारा, जैसे किसी नारा, इन सब के लिए हम लोग दोहरे का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोहरा उद्धरण हुआ है। और इकहारा उद्धरण गोदान में, इकहारा मतलब एक बार इधर एक कॉमा लग जाएगा, और दोहरा मतलब यही डबल डबल बार हो जाएगा। और 16वां जो है वो है विवरण चिन्ह। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, तो इसके बाद ये वाला सिंबल लगा, तो ये वाला जो सिंबल था इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हुआ, तो हम लोग उस पर ये इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पूरा विवरण देते हैं हम लोग। जैसे रामायण है, तो रामायण तो हेडिंग हो गई, फिर उसका जो हम लोग उसके नीचे विवरण देंगे उसको हम लोग दर्शाते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग वही होता है। फिर होता है निर्देशक, जिसे संयोजक भी कहते हैं। आम, अनार और सेब आदि, तो यहाँ पे संयोजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, जैसे राम घर जाता है, श्याम घर जाता है, तो जैसे कि हम लोग लिखे यहाँ पे राम घर जाता है, तो जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, फिर हम लोग लिखेंगे श्याम घर जाता है, तो जो श्याम वाला था तो श्याम घर, तो ऐसे चिन्ह लगा देते हैं ना कि हाँ ये यही रहेगा, ऊपर वाला वाक्य नीचे वाला वाक्य यही सब रहेगा, तो यही सब रहता है। उसके बाद फिर रहता है समाप्ति बोधक चिन्ह। समाप्ति बोधक में जैसे हम लोग कोई चैप्टर क्लोज करते, चैप्टर लिख लेते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, तो हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं कि हाँ अब यहाँ से चैप्टर समाप्त हो गया, आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग होता है समाप्ति बोधक का। 20वां है दीर्घ उच्चारण। जैसे ये दीर्घ उच्चारण, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ओम लिखना हुआ, ओम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और है फिर पाद बिंदु, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये तो थे विराम चिन्ह के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम,
अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, संबोधन चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, समतामूलक, त्रुटि पद, हंस पद, तारक चिन्ह, लोभ सूचक, कोष्टक, अवधारण चिन्ह, विवरण, निर्देशक, अनुवृत्ति, समाप्ति बोधक और दीर्घ उच्चार पाद बिंदु, इन सब के बारे में हमने आपको इस विराम चिन्ह के अंदर बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।